बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 6 वाइड एरिया नेटवर्क हमारा सेक्शन है, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 13 से 15 तक है। आज हम 13 और 14 कंप्लीट कर लेंगे और 15 को जो सा है अगले लेक्चर के लिए छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि वो नया टॉपिक है, ठीक है। तो जिस तरह पुराने टॉपिक्स में हम बीजीपी पढ़ चुके हैं और एक और टॉपिक हमने पहले पढ़ा है, तो इसी तरह हम अगला जो टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो DMVPN है। DMVPN नहीं, एक्चुअली GRE है। GRE इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ट्रबल शूटिंग है। DMVPN सिर्फ आपने एक्सप्लेन करना है DMVPN क्या है। DMVPN की लैब नहीं रिक्वायर्ड आपसे, जिस तरह IPsec की लैब CCNA में रिक्वायर्ड नहीं है, इस तरह DMVPN की भी लैब रिक्वायर्ड नहीं है। एनीवे, तो शुरू करते हैं अगेन बुक, ठीक है। तो ये समराइजेशन अगेन आज का टॉपिक में बिल्कुल समरी है, ठीक है। वैन स्पीड समरी, मेरे ख्याल में हम लोग ये बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। DS0 64 kbps पे होता है और E3 जो सा ऑल द वे टू द यूरोप चली जाती है 34 mbps की, ठीक है। E1 जो सी है वो 2 mbps की। पॉसिबिलिटी एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक टॉपिक जो सा हमने बड़ी तसल्ली से पढ़ा हुआ है, CSU सेंट्रल चैनल सर्विस यूनिट या DSU डाटा सर्विस यूनिट, ठीक है। CSU सिट्स बिटवीन द टेलको लीज लाइन एंड द रूटर, कि टेलको आपके बिल्डिंग में एक लाइन ला के देता है और आपको एक बॉक्स दे देता है जिसे हम CSU DSU कहते हैं। और कभी कभी एडवांस जो से हैं उनके अंदर एक ही बॉक्स के अंदर CSU DSU और DTE दोनों मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टेलको ने आपको लाइन ला के दी, ये आपकी बिल्डिंग में टर्मिनेट होगी, ये आपको क्लॉकिंग दे रही होती है, यहाँ पर आप क्लॉकिंग कन्फिगर करते हो। ये आपका DTE होता है जिसे डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट कहते हैं, ठीक है। ये डाटा सर्किट टर्मिनेशन इक्विपमेंट जिसे हम DCE कहते हैं, जो टेलको से लाइन ला के टर्मिनेट करता है। और DTE जो सा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि CCNA के अंदर आपके पास दो राउटर्स होते हैं और उनके बीच में आप एक दो सीरियल लिंक्स जोड़ते हैं। तो उनमें से एक को जो सा है DCE डिक्लेयर करते हो और एक को जो सा आप DTE डिक्लेयर करते हो। तो एक्चुअली DCE आपको क्लॉकिंग प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये क्लॉकिंग सिग्नल दे रहा होता है, ठीक है। क्लॉकिंग आपने फिर DCE पे डिफाइन करनी होती है। एक आधा क्वेश्चन आ जाता था एग्जाम के अंदर, तो इस वजह से मैंने कहा ये पॉइंट क्लियर कर दूँ। ये आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जब हम वैन लिंक्स की बात कर रहे हैं तो वैन लिंक्स आते हैं, सीरियल इंटरफेसेस भी आते हैं। सीरियल इंटरफेसेस मैंने बड़ी तफसील से पढ़ाए भी हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फ्रेम रिले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब फ्रेम रिले निकल गया स्टोरी में से, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी PPP, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अच्छा, उससे पहले हम लोग यूज़ करते थे HDLC। HDLC प्रोड्यूस हुआ 1990 से पहले, जिस वर्ल्ड के अंदर हमारे पास राउटर्स नहीं थे। फिर 1990 आ गया जिसमें PPP यूज़ होना शुरू हो गया, विच वाज मेंट टू बी फॉर द राउटर्स, कि हमारे पास क्लाइंट साइड पे एक राउटर पड़ा हुआ और वो कनेक्ट हो रहा है वैन लिंक के साथ, ठीक है। तो वहाँ हमने PPP जो सी एनकैप्सुलेशन यूज़ करनी शुरू कर दी। हमने बहुत डिटेल में CCNA में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में हमने इस पर भी कोई 5-10 मिनट लगाए हुए हैं इस हेडर के ऊपर, ठीक है। फिर डिफाइन हेडर एंड ट्रेलर, PPP हेडर एंड ट्रेलर डिफाइन करता है। सिंक और एसिंक्रोनस लिंक्स के ऊपर काम करता है। बिल्ट इन अथेंटिकेशन होती है पैप और चैप के ऊपर, ठीक है। पैप और चैप के बारे में हम आगे देखेंगे। चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो सा है वो मोस्ट रिकमेंडेड होता है, ठीक है। सो अलाउ लेयर 3 प्रोटोकॉल टू पास ओवर द लिंक। अच्छा, PPP के फिर दो टाइप्स थी। PPP जो सा है वो कंट्रोल प्रोटोकॉल जो सा है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। वन इज़ कॉल्ड लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल और नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल डाटा लिंक के ऊपर मेनली काम कर रहा होता है, ठीक है। लेयर 3 फंक्शनैलिटी जो सा है वो उसका फंक्शन नहीं होता। और NCP जो है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल है, वो लेयर 3 के ऊपर फोकस कर रहा होता है। तो लिंक कंट्रोल जिस तरह उसका नाम बताता है वो लिंक पे फोकस कर रहा होता है। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल नेटवर्क पैकेट्स के ऊपर लेयर 3 के ऊपर काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पैप एंड चैप। पैप एंड चैप को कंफ्यूज नहीं करना। पैप एंड चैप PPP का में यूज़ होता है अथेंटिकेशन के लिए। भैया अब आपके अगर दो पॉइंट्स हैं और आपने इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन लिंक इस्टेब्लिश करना है, तो आपने वेरीफाई करना है ना भाई वैलिडिटी के, भाई बॉब वही है जो बॉब कह रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर PAP जो पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में उसके अंदर जो सा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो पासवर्ड भेजता है वो प्लेन टेक्स्ट में भेजता है। तो अगर किसी ने बीच में टैप कर ली ये ट्रैफिक तो उसके पास पासवर्ड पहुंच जाएगा, ठीक है। जबकि जो चैप है, चैप के अंदर चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो सा है वो अपना पासवर्ड जो सा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहा होता है, ठीक है। ये ठीक है।
तो ये जो इंक्रिप्शन है ये MD5 हैशिंग है, एक्चुअली इंक्रिप्शन नहीं कहना चाहिए, हैशिंग हैश्ड फॉर्मेट में भेजता है। तो जो फ्रेड है उसके पास कॉपी पड़ी होती है पासवर्ड की, वो भी उसकी हैश कैलकुलेट करता है, और जो उसके पास पासवर्ड आता है अगर ये दोनों होते हैं तो फिर वो एक्सेप्ट का पैकेट भेज देता है और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो आपके लिए बीइंग अ CCNA स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए पैप और चैप और ये कन्फिगर कैसे होते हैं, ये भी आपका पार्ट है, मैं हम लोग नहीं आज डिस्कस कर रहे मगर ये आपके पास है। उसके बाद आ जाता है मेट्रो ईथरनेट। मेट्रो ईथरनेट से मुराद के जी आपने अब अपने सिटी के अंदर लोगों को इंटरनेट कनेक्शंस देने शुरू करने हैं, ठीक है। तो आपने जी ईथरनेट नेटवर्क बचा लिया और आपने जी बड़े हैवी ड्यूटी स्विचेस लगा दी और इन स्विचेस को जो सा फाइबर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फाइबर एक ऐसी जिसमें जी आपके पास 10 किलोमीटर तक के फाइबर लेंथ है, ऐसी अवेलेबिलिटीज़ हैं आपके पास। अगर आपके पास पैसे हैं जेब में तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी आपकी कोर नेटवर्क बन गया, और कोर नेटवर्क के बाद आपने एक्सटेंड कर दिया। ये जो नेटवर्क है ये सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क है और ये लोकेटेड है विद इन अ सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड, ठीक है। और उसे पॉप भी कह सकते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। से फॉर एग्जांपल ये लाहौर है और लाहौर के अंदर जी ये मुगलपुरा या शादमान जो भी है वहाँ पे एक मेरा पॉप है, और वहाँ से आगे फिर मैंने फाइबर से 3 या 4 स्विचेस और जोड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये मेरा पॉप है से फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के पास, और ये पॉप है मेरा से फॉर एग्जांपल XYZ जगह पे, मुझे तो लाहौर की जगह भूल गई, ठीक है। और ये आपस में एक दूसरे से फिर 40 गीग 10 गीग या 20 गीग की फाइबर से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और इन्होंने फिर आगे एक स्विच लगाया है और वो स्विच 40-50 यूज़र्स को कनेक्शन दे रहा है, ये स्विच 40-50 यूज़र्स को कनेक्शन दे रहा है, ये स्विच 40-50 यूज़र को कनेक्शन दे रहा है। फिर हम ये कोशिश भी कर सकते हैं शायद हम यूं के काम भी करते हैं, ठीक है। ये स्विच ही ले जी रिडंडेंसी भी आपको मिल गई, ठीक है। और फिर जी ये शायद ये वाला काम भी करते हैं, मगर फिर ये बीच की कोर जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शनैलिटी, ये जो मेट्रो ईथरनेट नेटवर्क उसे कहते हैं कि आपने सिटी के अंदर इतना फैला दिया। ये एक लिंक है जो मेट्रो ईथरनेट का यूज़ होता है अमेरिका के अंदर। से सबसे बड़ी कंपनी जो ये काम करती है वो AT&T है, ठीक है। जब आप इतने एक्सपेंड हो गए हैं, ठीक है। अब वो ज़माने चले गए हैं जब डायल अप के कनेक्शन होते थे, अब तो पाकिस्तान में भी शायद डायल अप नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद जो से आपने यूज़र को कनेक्शन दे दिया, यूज़र के एंड पे राउटर रख दिया और उसको ईथरनेट एक्सेस दे दी और उसको जी फुल इंटरनेट एक्सेस, और बड़ा हैप्पी है, ठीक है। ये मेट्रो ईथरनेट का आइडिया है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है MPLS, जिसे हम 2.5 लेयर 2.5 की टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में लेबल स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 2 किस्म के राउटर्स होते हैं। वन इज़ कॉल्ड CE जो कस्टमर एज पे लगा दिए जाते हैं जो आपके कस्टमर पे है, और दूसरे जो से PE जो सा प्रोवाइडर एंड के राउटर्स होते हैं, ठीक है। वो आपको नज़र नहीं आ रहे होते। अच्छा, ये जो लाइन ऑफ कनेक्शन है ये मेट्रो ईथरनेट भी हो सकती है, ये ADSL भी हो सकती है, ये MPLS भी हो सकती है, लीज लाइन भी हो सकती है, MPLS तो नहीं कहना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्रेम रिले भी रन कर सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। और आपके ये नेटवर्क्स हैं और आप जो से एक दूसरे के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये मेरी एक ही कंपनी है और इसी पे 10 का नेटवर्क है और वर्चुअल राउट फॉरवर्डर्स बना के और मैं सारा कुछ कॉन्फ़िगर करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवा सकता हूँ। इसमें जो MPLS का नेटवर्क है वो एडवर्टाइज़ कर रहा होता है कस्टमर राउट्स वेरियस PEs के दरमियान, ये वेरियस PEs हैं, ठीक है। अगर मैंने अपना नेटवर्क राउट कराना है अपने बाकी ऑफिस, ये सारे मेरे ऑफिस हैं, या अगर सिर्फ ये 2 मेरे ऑफिस हैं A एंड B, तो सिर्फ वो MPLS का क्लाउड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करे कि मेरे राउट्स और किसी से रिलेटेड ना हो, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या होता है MPLS का, कि अगर ये भी कंपनी 10 चला रही है, ये भी कंपनी 10 चला रही है और ये भी कंपनी 10 चला रही है, MPLS को कोई टेंशन नहीं है, वो 15-10 के नेटवर्क रन एग्जीक्यूट करा सकता है अपने बीच में कई IP कॉन्फ्लिक्ट के बगैर। अच्छा जी, वापस रिज्यूम करते हैं। मेरे ख्याल में कोई बटन दब गया था मेरे पास से या फिर क्रैश हो गया होगा। एनीवे तो वो मल्टीपल नेटवर्क जो से हैं अपने पास से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है प्राइवेट वैन। मेरे ख्याल में ये हमारी आखिरी स्लाइड है कि IPsec, ठीक है। IP सिक्योरिटी जो सा है वो फ्रेमवर्क है और हम उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कराते हैं। अब मेरे पास ये इंटरनेट क्लाउड है, ठीक है, और इंटरनेट क्लाउड पे बहुत सारे कंपनीज कनेक्टेड हैं, ठीक है। मैंने हर ऑर्गेनाइजेशन या जितने मेरे ऑफिस हैं उन सबको मैंने पब्लिक IP एड्रेस दे दिया और उन सबको कहा कि भैया तुम ऐसा करो कि तुम सारे के सारे जो है ना मुझे यहाँ हेड ऑफिस पे कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो इन सब ने ये टनल्स बना दी, ठीक है। हमने ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। जब इन सब ने टनल बना ली तो मैंने कहा जी भैया ये मेरे पास टनल बन गई और ये सब मेरे पास कनेक्ट हो सकते हैं, ये मैंने तमाम सर्वर्स यहाँ पे रख लिए। अच्छा जी, ये मेरा हेड ऑफिस है,
ठीक है, और ये इंटरनेट के क्लाउड है, ये सब लोगों ने कनेक्शन बना के मेरे हेड ऑफिस में रख दिया और यहाँ पे मैंने अपने सर्वर्स लगा दिए। ठीक है, तो ये जो सा है VPN या IPsec जो सा मुझे ये फैसिलिटी देता है। ठीक है, अब IPsec पे जब ट्रैफिक इंटरनेट से आ रही है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठी हुई है कि यार अगर ये इंटरनेट से आ रही है तो मेरा डाटा कितना सिक्योर है। उसके लिए हम IPsec के फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, और IPsec का फ्रेमवर्क क्या करता है कि ओरिजिनल पैकेट होता है, ठीक है, उसे एक सेशन की से इनक्रिप्ट करता है और उस पैकेट को इनक्रिप्ट करके IP का और VPN का हेडर लगा के इंटरनेट के ज़रिए रेसिपेंट के पास भेज देता है। रेसिपेंट के पास एक सेशन की होती है जो तकरीबन मेरे जैसी की होती है। ठीक है, हम ये बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है तो CCNA सिक्योरिटी के अंदर हम बिल्कुल इन डेप्थ गए हैं। ठीक है, और उससे वो डिक्रिप्ट करता है, क्लियर टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, ओरिजिनल IP पैकेट मुझे मिल जाता है और मैं इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता हूँ। तो ये 50,000 फुट व्यू है ऑफ IPsec VPN के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो सा है IPsec VPN या VPN की जो सी है एक टाइप है जिसे हम मोबिलिटी क्लाइंट कहते हैं, कि मेरे पास PC पे एक छोटी सी एप्लीकेशन पड़ी हुई होती है, मैं उसे कनेक्ट करता हूँ और वो मेरे फायरवॉल के साथ कनेक्ट होती है, और मेरी फायरवॉल पे जिस तरह कनेक्ट होती है तो मैं अपने नेटवर्क का पार्ट बन जाता हूँ। मेरा PC ऐसे होता है जिस तरह ये यहाँ पे एक लैन में बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद मैं तमाम सर्वर्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जिसे हम वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और सर्विसेज आ जाती है विच इज़ कॉल्ड वेब ब्राउजिंग। अगर मैंने एक वेब सर्वर रखा हुआ है और उस सर्वर के ऊपर मैंने HTTPS किया हुआ है, ठीक है, तो वो VPN टनल नहीं है, वो मेरे SSL या TLS टाइप का कनेक्शन है जो इस सर्वर के साथ है। इसका ये मतलब नहीं है मेरे PC को कोई एक ऐसा IP एड्रेस मिलेगा जो कॉर्पोरेट का पार्ट होगा। इस बंदे को तो जो सा है 10.1.1.x IP एड्रेस मिल जाएगा जो इस कॉर्पोरेट की लैन का इंटरनल IP एड्रेस होगा, वो ऐसे होगा जिस तरह ऑफिस में बैठा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। तो अगर हम सिस्को एनीकनेक्ट की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले टाइम पे जाके, यानी अब 10 से 12 साल पहले के, तो ईजी कनेक्ट VPN या माइक्रो सिस्को ईजी VPN उसे कहते थे, EZ VPN। ठीक है, तो अब इसको सिस्को एनीकनेक्ट VPN कहते हैं। ठीक है, और वेब ब्राउज़र जो है वो HTTPS टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने स्लाइड बना के ना मैंने छोड़ दी, मैंने कहा यार ये काम नहीं कर सकते। अब हमने अगला टॉपिक जो है GRE टनल देखेंगे। GRE टनल की ज़रूरत कहाँ पड़ती, क्यों करते हैं हम, ठीक है, उस कन्फिगर कैसे करेंगे, ट्रबल शूट कैसे करेंगे, और DMVPN क्या चीज़ होती है। DMVPN की कन्फिग्रेशन और ट्रबल शूटिंग नहीं है आपके पास, वो CCNA का टॉपिक नहीं है। मैंने CCNA में इंट्रोडक्शन दे दिया, मेरे ख्याल में CCNA 4.0 में ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। ठीक है, तो GRE टनल जो है वो IPsec की तरह की ही टनल होती है, मगर वो इंक्रिप्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। उसके ऊपर IPsec ओवर GRE करना पड़ता है, मगर वो आपसे डिस्कस नहीं किया हुआ। अब इसी तरह DMVPN जो है वो डायनेमिक मल्टी पॉइंट VPN है, कि जब आपके पास बहुत सारे ऑफिस हैं, और मैंने जिस तरह आपको VPN बताया कि सारे के सारे हेड ऑफिस में जा रहे हैं, अगर मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोन है और मैं ये फ़ोन उठा के इस बंदे से बात करना चाहता हूँ, तो क्या होता है कि मेरी ट्रैफिक यहाँ जाती है और फिर यहाँ से यूँ वापस आती है। ठीक है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम डिले नहीं ऐड कर रहा। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस तरह मैं इसको बंदे को डायल करूँ तो मेरा टनल यहाँ पे कनेक्ट हो जाए और मैं इससे बात कर लूँ, ताकि डायरेक्ट हम बात कर सकें। ठीक है, इसके लिए हम DMVPN यूज़ करते हैं। हम इसको एक दफ़ा दोबारा देखेंगे, मगर मुझे ये मसला है मेरे पेन के साथ। ठीक है, ये मुझे बहुत इरीटेट कर रहा है। उसकी मेरे ख्याल में वजह ये हो सकती है कि मेरा PC बहुत ओवरलोडेड हो जाता है, थोड़ा पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया मेरी तरह। ठीक हो गया, तो हमने जी वैन टेक्नोलॉजी MPLS को देख लिया, PPP पढ़ लिया हमने, और MPLS को हल्का सा रिव्यू कर लिया, मेट्रो ईथरनेट देख ली। अब हमने GRE और DMVPN करेंगे तो हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे 3 चैप्टर हो गए, 13, 14 और 15। 13, 14 कंप्लीट हो गया, 15वां कल अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात